हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट बेंस आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं लेकर एक और धमाकेदार, एक और दमदार, एक और धांसू सेशन क्लास 11th के लर्नर्स के लिए लेके, जिसमें हम जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसका आगाज कर दिया हमने अपने पिछले वीडियो के साथ, उसका सबसे पहला टॉपिक, क्योंकि उसमें तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, उसका आज ये जो सबसे पहला टॉपिक है जिसमें हम सबसे पहली एटॉमिक थ्योरी जो पूजनीय जॉन डेल्टन साहब ने बहुत पहले 1819वीं सदी में दी थी, वो जॉन डेल्टन की पहली थ्योरी डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि ये पहली थ्योरी है, पहली एटॉमिक थ्योरी है, बहुत सालों तक ये थ्योरी मानी गई, लेकिन इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, कुछ ऐसे पोस्टुलेट्स थे जो गलत साबित हुए, विच वर प्रूवन रॉन्ग। इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। सर फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि देखो, फर्स्ट थ्योरी एटॉमिक थ्योरी, और पहली थ्योरी हो या पहला प्यार हो, भले गलत कितना भी हो, लेकिन याद हमेशा रहता है, याद हमेशा रहना चाहिए वो भी। तो यहां पर वही चीज है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन द ऑन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स, ये सारी चीजें जो होती हैं ये हमें हमेशा याद रहनी चाहिए। इसलिए एटम को लेकर भी पहली ये थ्योरी है जिसको हम कहेंगे डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जॉन डेल्टन साहब की थ्योरी है, हालांकि इसके हर एक पोस्टुलेट्स का हम एक डीपली एनालिसिस करेंगे और यह भी जानेंगे कि कौन से पोस्टुलेट्स हैं जो आप जिनकी वजह से, जिनके गलत होने की वजह से थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। ये सारी बात अपन सारी चर्चा अपन करने वाले हैं डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। लेकिन उससे पहले मैग्नेट बेंस की बात कर लेते भैया, क्योंकि आपको इतना शानदार प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर पूरा आईआईटी जेईई का जो पूरा कोर्स मटेरियल आपको चाहिए, जो एक पूरा कंप्लीट पैकेज जो होता है ना, जिसको एब्जॉर्ब करने के बाद 100% आईआईटी के सिलेक्शन की गारंटी होती है, वो सारी चीजें मिलती है मैग्नेट बेंस के प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहला कंसेप्ट वीडियोस, आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, पूरी शिद्दत से थ्योरी पढ़ाई जाती है, हर थ्योरी को बहुत डिटेल में लेकर जाया जाता है, बहुत डिटेल एनालिसिस करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, सिर्फ थ्योरी को कंप्लीट मान के लेक्चर या हम लोग टॉपिक कंप्लीट नहीं मानते जब तक उस पर कुछ क्वेश्चंस ना लगा लें। तो तुरंत उसके बाद आपको मिलती है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की पीडीएफ, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की शीट, इसको हम डीपीपी कहते हैं। इसमें 15 से 20, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तक होते हैं जो उस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, जिसमें इवन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिसमें बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, मतलब जो आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट करते हैं। प्रीवियस ईयर्स में जो हमारे आईआईटी में क्वेश्चंस पूछे गए वो भी हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी यहाँ पर हम लेकर आते हैं, और वो आपके सॉल्व करने के लिए होती है। बट अगर आपसे नहीं बनती है तो फिर आपको क्या करना है, वीडियो सोल्यूशन को रेफर करना है। मतलब कोई क्वेश्चन अगर नहीं बने या कहीं कोई डाउट आ जाए तो आपको इसका बकायदा वीडियो सोल्यूशन मिलता है, वो वीडियो सोल्यूशन आप रेफर कर सकते हो। उसके बाद देयर आर सो मेनी थिंग्स। उसके बाद आपके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, प्रैक्टिस सेशंस में भरपूर एमसीक्यूज आपको यहां दिया जाता है, पीवाईक्यूज आपको दिया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग सेशंस आपके होते हैं, वन शॉट रिवीजन यहां पर आपको सीरीज मिलती है, साथ ही आपके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, क्योंकि कितना आपने पढ़ लिया है, कितना आपको आता है, उसके लिए भी आपका यहां पर पूरा बंदोबस्त है। क्योंकि यहां पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है जहां पर आप ऑल इंडिया लेवल पर अपनी रैंक को, एक वर्चुअल रैंक को निकाल सकते हो और देख सकते हो कि आज अगर आप आईआईटी का एग्जाम दोगे तो आपकी क्या रैंक आएगी। तो ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से पॉसिबल होता है। ये सारी चीजें अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स के दो प्लेटफॉर्म, एक यूट्यूब जिस पर आप ये लेक्चर देख रहे हो, दूसरा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर। और ये 100% फ्री पूरा कोर्स मॉड्यूल, जो सारी चीजें दिख रही हैं आपको, इतनी सारी जो शायद किसी के पेड कोर्स में भी नहीं मिलती होंगी, इतनी सारी चीजें, वो मैग्नेट ब्रेन्स पर हर एक चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। कोई सब्सक्रिप्शन का फंडा नहीं है, कोई पैकेज खरीदने का फंडा नहीं है, कोई कूपन कोड नहीं है जिससे आप डिस्काउंट वगैरह लो, आपको 100% फ्री मिल रहा है पूरा आईआईटी जेईई का कोर्स मॉड्यूल। ये सबसे बड़ी बात है। क्लियर हो गया? तो ये आईआईटी के जेईई मॉड्यूल में, नीट मॉड्यूल में, इनफैक्ट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हो, मैग्नेट ब्रेन्स के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको ये सारी मॉड्यूल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। अब आगे बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो क्या हुआ था, एटम के बारे में पता चल गया था, ओसवाल्ड ने एक एटम शब्द का इंट्रोड्यूस किया था, और एटम शब्द के बारे में ओसवाल्ड साहब ने यह कहा था कि ये किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो सब्सटेंस कितना भी बड़ा, कितना भी विशाल क्यों ना हो, उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब वो सब्सटेंस इस छोटे पार्टिकल से बना है जिसको हम एटम कहते हैं। इसी बात को डेल्टन साहब ने भी रिपीट किया, और डेल्टन साहब ने यही बात अपनी थ्योरी में भी रखी कि यार दुनिया का कोई भी सब्सटेंस
चाहे वो कितना भी विशाल क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अल्टीमेटली वो एक छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिसको एटम कहा जाता है। फर्दर उनने इस बात में और जोड़ा कि एटम इंडिविजिबल होता है, यानी कि एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। हालांकि यही बात उनकी गलत साबित हुई आगे चल के। और एटम उस सब्सटेंस का फंडामेंटल पार्टिकल होगा, मतलब जो बेसिक पार्टिकल होगा वो इंडिपेंडेंट, जो बेसिक पार्टिकल होगा वो एटम होगा। इसके बाद इसके अलावा और भी चीजें कई जोड़ी गई, जैसे डाल्टन साहब ने कहा कि अगर कोई सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट कर रहा है, हमने कहा दो सब्सटेंस है आपस में केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और एक नया सब्सटेंस प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो भैया उसमें जो सब्सटेंस एक्चुअली रिएक्ट कर रहा है उसमें उस सब्सटेंस का एटम इन्वॉल्व होगा, यानी कि वो एटम है जो वहां पर एक्चुअली केमिकल रिएक्शन दिखा रहा है। केमिकल रिएक्शन अगर आपको याद हो, मैंने 10th क्लास में भी बताया था, अगर आपने पढ़ी है 10th क्लास मुझसे, तो मैंने वहां पर बताया था कि केमिकल रिएक्शन का मतलब है दो चीजों में कोई इलेक्ट्रॉन को लेकर हरकत हो जाए। मतलब जैसे ए और बी दो सब्सटेंस है, सपोज करो ए और बी दो सब्सटेंस है, तो ए और बी अगर दो सब्सटेंस है, मान लो यहां मेरे पास एक ए का एटम है, ये एक ए का एटम है और ये मेरे पास एक बी का एटम है, दिस इज माई बी का एटम। तो ए और बी अगर यहां पर आपस में रिएक्ट हो जाए, अगर ए और बी आपस में रिएक्ट हो जाए, तो इसका सीधा मतलब एक निकलता है, सीधा मतलब एक निकलता है कि जो ए है वो बी से अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा होगा। मतलब ए बोलेगा यार बी तू मेरा एक इलेक्ट्रॉन रख ले, हो सकता है कि बी बोले कि नहीं यार ए तू मेरा इलेक्ट्रॉन रख ले। मतलब हो सकता है कि ए बी को ना दे, हो सकता है बी ए को इलेक्ट्रॉन दे दे, या फिर हो सकता है कोई किसी को इलेक्ट्रॉन ना दे, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन बीच में रखें और एक म्यूचुअल शेयरिंग करें। दोनों अपने इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रखें और एक म्यूचुअल शेयरिंग करें, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ए और बी म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, ए और बी म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, तब भी हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की हरकत हो रही है। मतलब हम हमेशा यह मानेंगे कि जब भी ए और बी केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं, जब भी ए और बी केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन दिखा रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन दिखाने के दौरान वो अपने आपस में 100% इलेक्ट्रॉन की कुछ हरकत करेंगे, इलेक्ट्रॉन की कुछ हरकत करेंगे। हरकत करेंगे समझ गए, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, ए बोलेगा बी को भैया मैं तुमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता हूं, या फिर बी बोलेगा ए को यार मैं तुमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता हूं, या फिर यह भी हो सकता है दोनों आपस में मांडोली कर ले, दोनों आपस में बोले यार चलो मिल बांट के खा लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। तीनों चीजों में से कुछ भी करेंगे इलेक्ट्रॉन की हरकत मानी जाएगी। तो अगर ए और बी इलेक्ट्रॉन की हरकत कर रहे हैं, इट मींस एज पर केमिस्ट्री वो केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की हरकत होगी, क्योंकि देखो प्रोटॉन की हरकत होना तो संभव है, मतलब फिर वो केमिकल रिएक्शन से बड़ी बात हो गई, फिर वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो गई जहां प्रोटॉन हरकत करने लग जाए, क्योंकि वहां प्रोटॉन के लिए न्यूक्लियस का आना जरूरी है। ये अभी हमको पता है, मैं आज की थ्योरी के हिसाब से बात कर पा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो हरकत होगी वो डिफाइन करेगा कि हाँ यार इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहा है, मतलब दे बोथ आर रिएक्टिंग केमिकली विथ वन अनदर, ए एंड बी आर रिएक्टिंग केमिकली विथ वन अनदर। अब ए और बी अगर केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की कुछ हरकत कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन पाया कहां जाएगा, एटम में। इलेक्ट्रॉन पाया कहां जाएगा, एटम में। तो मतलब एक्चुअली ये जो ए है ये ए सब्सटेंस नहीं है, ये उस ए सब्सटेंस का एटम है भाई, ये उस सब्सटेंस का एटम है। ये बी जो सब्सटेंस है ये सब्सटेंस का एटम है। तो बेसिकली इट्स द एटम्स विच आर रिएक्टिंग ऑल टुगेदर, इट्स द एटम्स विच आर रिएक्टिंग ऑल टुगेदर। तो देयर इज एन एटम ए, देयर इज एन एटम बी, जिनके बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन की हरकत चल रही है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो इट्स द एटम ऑफ अ सब्सटेंस विच गेट्स इन्वॉल्व्ड, विच टेक्स पार्ट इन अ रिएक्शन। एंड हाउ इट टेक्स पार्ट इन अ रिएक्शन, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स इट्स ओन इलेक्ट्रॉन to either transferring part, like transfer होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और either in the sharing part, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे या इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, किसके बीच में, ए और बी के बीच में।
संपट पड़ गई क्या बात। तो यही बात जिसको मैं आज बता रहा हूं, ये कई सदियों पहले डाल्टन साहब ने बता दी थी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो ये एटम्स जो होंगे, दोस एटम्स विल गेट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। वो एटम्स इन्वॉल्व हो जाएंगे किसमें, केमिकल रिएक्शन में। तो बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की हरकत ही केमिकल रिएक्शन कहलाती है, और इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, एटम्स के होते हैं। ये बात तो खैर बाद में पता चली, लेकिन जॉन डाल्टन साहब ने बहुत पहले बोल दिया था कि एटम्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, और किसी भी इलेक्ट्रॉन को वहां रिएक्ट, जो किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्ट करते हैं वो अल्टीमेटली एटम्स होते हैं। और एटम्स हमेशा एक डेफिनेट प्रपोर्शन में होंगे। लाइक अगर दो चीजें रिएक्ट करके कोई तीसरी चीज फलानी बना रही है, तो उसमें एटम्स का जो नंबर होगा, जो संख्या होगी, वो एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में होगी। इसकी भी चर्चा करेंगे। मतलब काफी कुछ बातें डाल्टन साहब ने अपनी थ्योरी में बताई थी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बहुत सारी बातें सही थी, लेकिन कुछ बातें गलत थी। जो गलत थी इस वजह से थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। तो चर्चा करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की यहां पर बात करते हैं। डाल्टन प्रपोज्ड द एटॉमिक थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और बहुत हद तक इन्हें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रयोग किया, बाकायदा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का भी यूज किया। ही ऑल्सो प्रपोज्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एज अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस थ्योरी। और जॉन डाल्टन ने इसके दम पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी बताया था। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो अपन ने पढ़ा है पहले चैप्टर में, वो देने वाले कौन थे, जॉन डाल्टन साहब, जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे काम किया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पे वर्कआउट किया। ये दोनों थ्योरी उनने नहीं दी थी, ये एंटोनी लेवोशियर ने और प्राउस्ट ने दी थी रिस्पेक्टिवली। लेकिन इस थ्योरी पर काम किया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को रखा, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के साथ साथ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी बताया। ये पूरा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पार्ट है। देयर आफ्टर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी, क्या क्या मेन पॉइंट्स थे इस थ्योरी के। पहला पॉइंट, ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड बाय एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। हर एलिमेंट जो है वो बेसिकली कंपोज्ड है स्मॉल पार्टिकल से, स्मॉल पार्टिकल से, विच आर कॉल्ड एज एटम्स। आप उनको क्या बोलोगे, एटम्स बोलोगे। सो विच इज एक्सट्रीमली स्मॉल कॉल्ड एटम्स। तो यहां पर हर एलिमेंट जो है वो कंपोज्ड है स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम से। एलिमेंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अल्टीमेटली वो एक छोटे पार्टिकल से ही मिलकर बना है, जिसको हम एटम कहेंगे। और एटम मेनली एलिमेंट बनाते हैं, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना हमको। जैसे हमने पीरियोडिक टेबल देखा था, 10th क्लास में हमने पीरियोडिक टेबल देखा था, उसमें जो भी चीजें रखी गई हैं वो सारे एलिमेंट हैं। हाइड्रोजन रखा है, हीलियम रखा है, लिथियम रखा है, बेरिलियम रखा है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, सब रखा है उसमें। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें एलिमेंट है। अल्टीमेटली ये सारे एलिमेंट बने एटम से। सपोज करो मेरे पास सोडियम का एलिमेंट है, सपोज करो मेरे पास ये सोडियम का एलिमेंट है, और मैंने इस डब्बे में भर दिया। मैंने कहा भैया इस डब्बे में सोडियम का एलिमेंट है, दिखे नहीं दिखे वो मुद्दा अलग है, लेकिन मैंने बोल दिया भैया इस डब्बे में सोडियम एलिमेंट मैंने रखा हुआ है, सोडियम एलिमेंट मैंने रखा हुआ है, दिस इज सोडियम एलिमेंट। अब जब सोडियम एलिमेंट रखा हुआ है तो यहां पर Na होगा ये एटम, फिर Na होगा ये दूसरा एटम, फिर ये Na होगा तीसरा एटम, ये Na होगा चौथा एटम, यहां Na एक और होगा पांचवा एटम। मतलब ऐसे बहुत सारे गोले होंगे Na के, बहुत सारे गोले होंगे। और ये जो गोला होता है एक, ये एक गोला सोडियम का एटम कहलाता है। मतलब ये Na का एक गोला है, इसी को हम कहते हैं सोडियम एटम्स। तो मतलब ऐसे बहुत सारे एटम्स मिलकर ये एलिमेंट बनाते हैं, ये बहुत सारे एटम्स मिलकर एलिमेंट बनाते हैं। फिर एटम की अगर हम बात करें तो ये आइडेंटिकल होते हैं, इनका साइज, इनका शेप किसी एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। हाँ, एलिमेंट टू एलिमेंट अगर देखोगे, कंपेयर करोगे तो फिर वेरी करेगा। जैसे सोडियम एलिमेंट का जो शेप, सोडियम एटम का जो शेप साइज है वो आयरन के एटम से मैच नहीं करेगा। उस आयरन के एटम का जो साइज होगा वो बिगर होगा सोडियम एटम के मुकाबले, तो वहां पर वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। लेकिन सोडियम एटम के अगर इंडिविजुअल एटम्स की बात करोगे, सारे एटम सोडियम के, तो ये सारे आपस में आइडेंटिकल होंगे क्योंकि ये सोडियम के। तो सोडियम के इस गोले को हम एटम कहेंगे। तो छोटे छोटे एटम से ही पूरा एलिमेंट बना है, और छोटे छोटे एटम्स जो जिनसे वो बना है, ऑल आर आइडेंटिकल एटम्स, ऑल आर आइडेंटिकल एटम्स, ऑल आर सेम काइंड ऑफ एटम्स which all together combines to form sodium element, which all together combines to form sodium as an element। तो बेसिकली ये एलिमेंट को बनाते हैं, बेसिकली एलिमेंट को।
क्लियर हो गई ये एक बात। दूसरी बात समझेंगे यहां पर, atoms of a particular element are all alike but differ with the atoms of other elements। जो बात मैंने अभी करी, अगर एक एलिमेंट है तो उसके सारे एटम्स आइडेंटिकल होंगे, मतलब सारे एटम्स उसके एक जैसे होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे। जैसे सोडियम एलिमेंट है तो सोडियम के जितने भी एटम्स आपको दिखेंगे वो सब एक जैसे दिखेंगे। लेकिन जब सोडियम को कंपेयर करोगे आयरन से, जिंक से, कार्बन से, ऑक्सीजन से, तो उनके एटम से इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा। साइज बिल्कुल मैच नहीं करेगा, शेप तो चलो ठीक है स्फेरिकल होता है जनरली, तो स्फेरिकल होगा, लेकिन छोटा स्फीयर बड़ा स्फीयर ऐसा होगा, आइडेंटिकल तब नहीं होंगे। लेकिन अगर एक एलिमेंट की बात करोगे तो दे आर ऑल आइडेंटिकल। ये भी जॉन डाल्टन साहब ने बताया था कि अगर आपने एक एलिमेंट के सारे एटम्स देखोगे तो सब एक जैसे दिखेंगे, लेकिन जब उसी एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करोगे, उसके एटम से कंपेयर करोगे उन एटम्स को, तो फिर वो डिफरेंट तरीके से आपको दिखाई देंगे। ये बात भी हमें किसने बताई थी? जॉन डाल्टन साहब ने। इसके बाद atoms of each element is an ultimate particle and has a characteristic mass but is structureless। जो एटम है हर एक एलिमेंट का वो एक अल्टीमेट पार्टिकल है, मतलब अल्टीमेट मतलब बिल्कुल फाइनल पार्टिकल है, उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक मास, और उसके पास अपना खुद का मास होता है, बट इज स्ट्रक्चरलेस, लेकिन एज सच कोई स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होता, उसके पास खुद का जरूर मास होता है। यह बात भी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि एटम का खुद का मास होता है, और इसी बात का फायदा उठाया जॉन डाल्टन साहब ने। उन्होंने कहा कोई भी केमिकल रिएक्शन में मैं एक चीज देख रहा हूं कि मास चेंज नहीं हो रहा, मास चेंज नहीं हो रहा, मतलब एटम्स जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन एटम्स इस कदर रिएक्ट कर रहे हैं कि वो अपना मास नहीं बदल रहे। तो यह बात कहीं ना कहीं यह समझाती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का आइडिया लिया गया और वहां पर यह बताया गया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स कंजर्व्ड रहते हैं, क्योंकि जब मास कंजर्व्ड है और केमिकल रिएक्शन में एटम्स इन्वॉल्व है तो मतलब एटम्स अपना मास नहीं बदल रहे रिएक्शन के दौरान, तो हम कहेंगे इसका मतलब एटम्स ही कंजर्व्ड है। जो एटम आपने रिएक्टेंट तरफ लिया था प्रोडक्ट तरफ भी आपको वही एटम मिलेगा, जितने लिए थे उतने ही मिलेंगे, बस उनका अरेंजमेंट बदला हुआ मिलेगा। इसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लो पहले आपने सोडियम लिया था और ऑक्सीजन लिया था, दोनों अलग अलग थे, आपने लिए थे 2 सोडियम के आइटम और 1 ऑक्सीजन का आइटम। बाद में जब आपने इन दोनों को रिएक्ट कराया, सोडियम और ऑक्सीजन में कुछ इलेक्ट्रॉन की हरकत हुई, मान लो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया ऑक्सीजन को, 2 सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन 1 ऑक्सीजन को, दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, तो वहां पर Na2O बन गया, सोडियम ऑक्साइड Na2O। अब Na2O में भी जो मॉलिक्यूल बना Na2O का, उसमें भी 2 सोडियम के एटम ही होंगे और 1 ऑक्सीजन का एटम होगा, जो रिएक्टेंट तरफ था। मतलब रिएक्टेंट तरफ एटम की संख्या नहीं बदली है, रिएक्टेंट तरफ एटम का क्वालिटी, एटम का नेचर नहीं बदला है। सोडियम के 2 थे तो सोडियम के 2 ही हैं, ऑक्सीजन का 1 था ऑक्सीजन के 1 है। यह बात डाल्टन साहब ने साबित की थी, यह बात डाल्टन साहब ने बताई थी कि जो एटम्स रहते हैं दे रिमेन कंजर्व्ड, उनका खुद का मास होता है, उनका आपस में आइडेंटिटी बिल्कुल सेम होती है एक एलिमेंट की अगर हम बात करें तो, लेकिन जब हम उनके दूसरे एलिमेंट से उनके एटम्स को कंपेयर करते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से कंपेयर करते हैं, तो आइडेंटिटी बदल जाती है, दे विल नॉट बी आइडेंटिकल फर्दर। तो ये बेसिकली बताया था किसने? डाल्टन साहब ने। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, फिर आगे और बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे। फर्दर आगे क्या बात बोली, ध्यान से सुनेंगे। एटम इज इंडिस्ट्रक्टेबल, एटम को आप विनाश नहीं कर सकते, एटम को खत्म नहीं कर सकते, एटम को आप नष्ट नहीं कर सकते। एटम की अरेंजमेंट बदल सकते हो, लेकिन आप ये बोलो इस एटम को मैं नष्ट करके दूसरा एटम पैदा कर दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। एटम इंडिस्ट्रक्टेबल है, ठीक है। इट कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड बाय सिंपल केमिकल रिएक्शन। सिंपल केमिकल रिएक्शन में तो दम नहीं है कि वो एटम का विनाश कर सके या एटम को पैदा कर सके। हां, ऐसा हो सकता है जब आप न्यूक्लियर रिएक्शंस पर जाओगे, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस जिसको हम पढ़ेंगे अपने आईआईटी जेईई के सिलेबस में, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री, वहां पर एटम का टोटल पहचान बदल दिया जाता है। भाई तुम लेकर निकले थे यूरेनियम, तुमने एक धमाका किया, छोटा मोटा नहीं कि तुमने दिवाली के रस्सी बम के समान धमाका समझ ले आओ, खतरनाक धमाका किया न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, वहां पर उस यूरेनियम की न्यूक्लियर रिएक्शन कराई और यूरेनियम को बदल दिया आपने थोरियम और पोलोनियम में, आइडेंटिटी ही बदल दी भाई साहब।
पहचान ही बदल दी। कहां आप यूरेनियम लेकर आए थे घर से और क्या आप थोरियम और पोलोनियम लेकर जा रहे हो, मतलब क्वालिटी ही बदल गई, क्वांटिटी भी बदल गई। एक एटम लाए थे, 2 एटम मिल रहे हैं बदले में, एक पर एक फ्री, और क्वालिटी भी बदल गई। थोरियम और पोलोनियम एक अलग ही नेचर के हैं यूरेनियम से। तो यहां पर सिर्फ ये कर सकता है न्यूक्लियर रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, सिंपल केमिकल रिएक्शंस एटम को इनडिस्ट्रक्टिबल रखे रहती है, ना तो उसका विनाश कर सकती है, ना ही उसको नष्ट कर सकती है, ना ही उसको पैदा कर सकती है। इट विल कीप इट इनडिस्ट्रक्टेबल, वो उसको इनडिस्ट्रक्टेबल रखेगी। कौन? केमिकल रिएक्शन। किसको रखेगी? एटम को। तो किसी केमिकल रिएक्शन में आपको एटम पैदा नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, सिर्फ अपना अरेंजमेंट बदलेगा। पहले सोडियम और ऑक्सीजन अकेले अकेले रहते थे, प्रोडक्ट साइड साथ में रहने लग गए। है वही सोडियम 2 एटम, है वही ऑक्सीजन 1 एटम, लेकिन साथ में रहने लग गया। दिस मींस कि इट इज इंडिस्ट्रक्टेबल। ये भी जॉन डाल्टन साहब ने बताया था। एटम ऑफ एन एलिमेंट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ये तो हम बात कर चुके कि जो एटम्स होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इट इज द मेन थिंग विच इन्वॉल्व्स in a chemical reaction. So it is the main thing which involves in a chemical reaction and it ultimately forms a molecule. जैसे Na2O का molecule बन गया, तो बना ही एटम और ऑक्सीजन एटम से, Na2O का molecule। In a given compound, अब यहां पर एक और बात, the relative number and kind of atoms are same। Na2O की अगर हमने बात करें तो उसमें जो सोडियम और ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या है वो सेम है। सोडियम और ऑक्सीजन एटम्स का नेचर सेम है। नेचर मतलब सोडियम का एटम कुछ और नहीं बना, पोटेशियम नहीं बन गया, सोडियम सोडियम ही रहा, तो वो नेचर सेम है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स नाउ कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। पहले उसे कंपाउंड एटम्स कहते थे, एटम्स जो कंपाउंड बनाते उसे कंपाउंड एटम्स बोलते थे, अब उसी चीज को मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं उस मॉलिक्यूल में जो एटम का रेशियो है वो बड़ा सिंपल और होल नंबर में रहता है। जैसे पानी की बात करते हैं, पानी में मुझे H2 चाहिए, या पानी के अलावा अपन एक काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, C+O2 की। C+O2 से बना है, C+O2 से बना है CO2। अब हुआ क्या होगा देखना, इसमें कार्बन का एक एटम लगा होगा और ऑक्सीजन के 2 एटम्स लगे होंगे, राइट। अल्टीमेटली इनने क्या कर दिया, CO2 बना लिया। ये O2 है, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन O2, और ये एक कार्बन C और O2। तो अल्टीमेटली क्या हुआ होगा, कुछ ऐसी रिएक्शन में हो गया होगा ये। अब आपके सामने ये बन गया CO2, अब आपके सामने बन गया ये कौन, CO2। अब आपके सामने CO2 बन गया, कार्बन और O2 मिल गए और अल्टीमेटली आपको बन गए कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2 का मॉलिक्यूल बन गया ये आपका CO2। अब आप इसमें देखो तो आप कहोगे सर ऑक्सीजन के 2 एटम्स लग गए, राइट, ये 2 एटम्स लग गए 1 और 2, और कार्बन का ये एक एटम लग गया। तो अगर कोई रेशियो पूछे कार्बन इज टू ऑक्सीजन का, तो दिस रेशियो विल कम आउट टू बी 1:2 का, राइट। दिस रेशियो विल कम आउट टू बी 1:2 का, राइट। तो ये 1:2 का रेशियो मेंटेन रहेगा। मतलब इसमें भी आप देखो कार्बन का ये एक एटम 1 और ऑक्सीजन के ये 2 एटम 1 और 2, तो 1:2 का रेशियो मेंटेन है। और ये रेशियो हमेशा होल नंबर में होगा। कभी आप ये नहीं कहोगे सर कार्बन का आधा एटम लगेगा, सर ऑक्सीजन के 1.5 एटम लगेंगे, सर ऑक्सीजन के 3.5 एटम लगेंगे। ये 1.5, 3.5, आधा, 2.25, 5.5, 6.5 ऐसे एटम्स लग ही नहीं सकते डेसिमल, क्योंकि एटम तो एक है ना भाई, लड्डू थोड़ी ना कि मतलब तुमने तोड़ा और बोला प्रसाद के तौर पर आधा इसको दे दो, थोड़ा इसको दे दो, थोड़ा इसको दे दो, ये बच्चों को 2-2 दाने दे दो मोतीचूर के, ऐसा थोड़ी ना है भाई। एटम इज अ सिंगल एंटिटी, एटम इज अ सिंगल यूनिट, and if atom is a single entity, if atom is a single unit, it must be reacting, it must have a reaction in its whole number terms. Like it cannot be divided like in fractions or in decimal, it must get reacted in whole number terms. Like इसका पूरा एक एटम लगेगा, इसका 2 लगेंगे, 4 लगेंगे, 10 लगेंगे, होल नंबर में लगेंगे, डेसिमल्स में नहीं लगेंगे, फ्रैक्शंस में नहीं लगेंगे। ये होगा CO2 का खेल, और ये हर रिएक्शन में इन्वॉल्व है,
हर रिएक्शन में ये बात है कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा ये सिंपल होल नंबर में होगा। क्लियर हो गई ये वाली बात? स्क्रीनशॉट लपकते हुए चलेंगे। ये सारे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं, ये सारे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट्स हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार इसका। तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट्स थे जो भैया डाल्टन साहब ने अपने सामने रखे थे, अपन लोगों के सामने वो ये पॉइंट्स रखे थे। सारे पॉइंट इनमें से सही नहीं थे, आखिरी के खैर जो पॉइंट्स मैंने बताए वो तो बिल्कुल सही थे, लेकिन कुछ गलत पॉइंट्स थे। अब यहीं पर अपन बात करते हैं फिर मेरिट्स और डीमेरिट्स की, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मेरिट्स और डीमेरिट्स की, कि अल्टीमेटली डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से हमें क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, मतलब क्या चीजें हमें पता चल पाई और क्या चीजें नहीं पता चल पाई। तो पहले पता करने वाली चीजें कर लेते हैं, यानी कि मेरिट्स की बात कर लेते हैं। मेरिट्स में Dalton's theory explains the law of conservation of mass and some other laws of chemical combination. डाल्टन थ्योरी ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यह कहना चाहिए प्रूफ कर दिया कि भैया किसी केमिकल रिएक्शन में मास जो होता है वो कंजर्व रहता है। मास ना तो कभी भी रिएक्टेंट्स का ना खत्म होगा ना पैदा होगा, बल्कि जितना मास आप रिएक्टेंट का लाए थे उतना ही मास आपको प्रोडक्ट साइड भी मिलेगा। इट मींस ओनली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट रिएक्शन ट्रांसफॉर्म होती है, लेकिन जो मास रहता है वो कंजर्व्ड रहता है, पहली बात। और इस चीज का उदाहरण उनने पेश करा एटम को रख के, एटम को इन्वॉल्व करके, और उनने ये बताया कि एटम की क्वालिटी और क्वांटिटी चेंज नहीं होती, तो इसका मतलब इसलिए मास भी चेंज नहीं होता। दूसरी बात, उनने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी समझाया कि जब एटम्स जो होते हैं वो एक होल नंबर में कंबाइन होते हैं, और यही बात डेफिनेट प्रोपोर्शन में बोली गई थी कि जब भी कोई कंपाउंड बनेगा तो जिन एलिमेंट से वो बनेगा उनका मास का रेशियो हमेशा फिक्स्ड होगा, उनके जो मास का रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा। तो मास का रेशियो जो होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा, ये बात उन्होंने बताई थी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दोनों इनने साबित किए थे। मैं ये नहीं कह रहा डाल्टन साहब ने दिए थे। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मुझसे पूछोगे तो वो एंटोनी लेवोशियर ने दिया था, लेवोशियर ने, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, तो लॉ इनने दिए थे, लेकिन इसको साबित डाल्टन साहब ने अपनी एटॉमिक थ्योरी के दम पर किया था कि एटम्स जब भी रिएक्ट करते हैं तो ये होल नंबर में रिएक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होगा कभी आधा एटम चला गया रिएक्ट करने किसी 3.5 एटम के साथ, नहीं, या तो एक एटम जाएगा या 3 एटम रिएक्ट करेंगे। आधा और 3.5, 3.4, 5.19, 6.7 ऐसे कभी नहीं रिएक्ट करेंगे। तो यहां पर डेफिनेट प्रोपोर्शन आया, क्योंकि फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन से यह पता चला कि यार फिर मास भी हमेशा एक फिक्स रेशियो बनाएगा, क्योंकि एटम से मास निकलता है, और मास का अगर एटम का रेशियो फिक्स है तो मास का रेशियो भी फिक्स होगा बाय डिफॉल्ट। यह बात साबित हुई। और जॉन डाल्टन साहब ने इन दोनों लॉ से जो अपना एक लॉ बनाया केमिकल कॉम्बिनेशन का, मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो डाल्टन साहब ने ही दिया था और डाल्टन साहब ने ही प्रूफ किया। मल्टीपल प्रोपोर्शन में यही बताया गया कि एक एटम जो है वो किसी दूसरे एटम के फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम से कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाएगा, जबकि जब उसे उसी के साथ दूसरा कोई कंपाउंड बनाना है तो वो कोई दूसरे नंबर के साथ कंबाइन होकर एक और कंपाउंड बनाएगा। और इन दोनों में जो रेशियो होगा एटम्स की संख्या का, वो डेफिनेट रेशियो होगा। इस वजह से उन एलिमेंट का एक डेफिनेट मास देखने को मिलेगा जब वो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे। यही हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में पढ़ा है कि अगर हमने बोल दिया कि भैया ये एक ए है, ये एक बी है, मिलकर ए बी बना रहे, तो इसमें एटम का रेशियो 1:1 लगा। मान लेते ये एक ए है और ये अब B2 है, तो मिलकर ये AB2 बनाएंगे। अब इसमें जो रेशियो होगा वो 1:2 का होगा, इसमें जो रेशियो होगा वो 1:2 का होगा। तो ये A और B2 है, तो मतलब जो B का जो रेशियो लगेगा वो एक मास के साथ वन टाइम लगेगा, जबकि A के उतने मास के साथ किसी और कंपाउंड में 2 टाइम्स लगेगा। तो मास भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एटम्स डबल तो मास भी डबल। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन में, कार्बन का फिक्स्ड मास है 12, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा पहले बात। तो इसमें कार्बन का जो मास है वो है 12, ऑक्सीजन का मास है जो है 16। तो 12:16 अगर आप देखोगे तो इट विल बिकम 12:16 अगर आप देखोगे तो ये एक फिक्स्ड रेशियो आ गया इनका 12:16। अगर आप इसको देखोगे तो इट विल बिकम 3:4। लेकिन जब ये कार्बन और ऑक्सीजन के 2 एटम मिल जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। अब इसमें जो रेशियो आएगा वो आएगा इसका 12 और इसका आएगा 32, तो 12:32 आ जाएगा। 12:32 आ जाएगा तो इट विल बिकम 3:8। अब तुम ये रेशियो देखो 3:4 और ये रेशियो देखो 3:8, क्लियरली दिखेगा डबल है।
डबल रेशियोज है ये, 3:4 इज डबल देन 3:8, तो डबल रेशियोज आ गए क्योंकि एटम की संख्या डबल हो गई। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, हमने डिटेल में डिस्कस किया हालांकि ये लॉ, लेकिन ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। ये बात भी एक्सप्लेन करी गई है किसने, डाल्टन्स थ्योरी के द्वारा, डाल्टन साहब ने। एंड एटम्स ऑफ एलिमेंट्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज ट्रू टिल टुडे। तो अल्टीमेटली कोई भी एलिमेंट का एटम होता है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और ये बात हम आज तक मतलब जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं एटलीस्ट तब तक तो कह सकता हूं। ऐसा नहीं जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तब की मैं बोल सकता हूं, क्योंकि मान लो ये वीडियो तुम 20 साल बाद देख रहे हो मेरे बनाने के बाद, तो 20 साल बाद तो जरूरी नहीं है ना कि वो थ्योरी वही लागू होगी, हालांकि लागू होनी चाहिए, बट मैं दावे से ये कह सकता हूं आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ये बात बिल्कुल लागू होती है कि एटम्स ऑफ एलिमेंट्स टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज ट्रू टिल टुडे। तो एटम ही किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, एटम ही किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात मेरिट्स हैं। सो दीज आर व्हाट यू कंसीडर टू बी मेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। दीज आर व्हाट यू कंसीडर्ड एज मेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, कुछ डीमेरिट्स की भी चर्चा करते हैं, कुछ चीजें जो गलत बताई थी या नहीं बता पाए थे डाल्टन साहब उनकी भी बात करते हैं, बट पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, लेट्स मूव टू द डीमेरिट्स पार्ट नाउ। डीमेरिट्स के बारे में जानते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में डीमेरिट्स क्या क्या थे। पहला, देयर इज नो मेंशन ऑफ एटॉमिक वेट्स ऑफ एलिमेंट्स। एटम के बारे में इतनी अच्छी बातें कर रहे हो तो एटम के मास के बारे में कोई बात क्यों नहीं करते। एटम का मास होता है, एटम का वेट होता है, वो वेट कैसे निकला, क्या क्या चीजें उसके अंदर हैं जिसकी वजह से उसका वेट आ पा रहा है, उसका कोई जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि उनको लगता था कि एटम के अंदर कुछ है ही नहीं। एटम खुद अपने आप में इनडिविजिबल है, एटम खुद किसी भी चीज का फंडामेंटल पार्टिकल है, एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो फिर एटम का मास कैसे निकाला जाएगा, यह बहुत बड़ा संदेह था। तो वो मास के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं करी। हालांकि बाद में पता चला कि एटम के अंदर जो मास होता है वो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के दम पर निकलता है, खास तौर से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दम पे, खास तौर से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दम पे उसका मास निकाला जाता है। तो दोज आर कॉल्ड एज द एटॉमिक वेट्स, और उसमें जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिसमें एटम को फर्दर डिवाइड किया गया। ये वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनमें एटम को फर्दर डिवाइड किया गया। दीज आर द पार्टिकल्स। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात, ही कुड नॉट एक्सप्लेन दैट व्हाई डू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड विथ ईच अदर। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों एटम सेम एलिमेंट्स के एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, या इवन डिफरेंट एलिमेंट के साथ भी क्यों कंबाइन हो जाते हैं। एटम केमिकल रिएक्शन कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कर क्यों रहा है। अब तुम बोलोगे सर वो तो एटम है तो केमिकली रिएक्ट करेगा, तो फिर कुछ एटम्स ऐसे भी है जो केमिकली रिएक्ट नहीं करते। नोबल गैसेस के एटम्स, हीलियम को उठा लो, नियॉन को उठा लो, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सबको उठा लो, इनके एटम्स आप देखोगे केमिकली रिएक्ट नहीं करते, बाकी सबके करते। तो ऐसा क्या है कि कुछ एटम्स नहीं कर रहे, कुछ कर रहे, ऐसा कुछ तो बताओ डाल्टन साहब कि ये एटम कर रहे हो ये नहीं कर रहे, ये क्या रीजन है, क्यों ऐसा हो रहा है। इसका कोई जवाब डाल्टन साहब के पास नहीं था, क्योंकि तब तक ऑक्टेट रूल नहीं आया था ना। अब तो पता चल गया कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए ही एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं, और ऑक्टेट रूल मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना। डाल्टन साहब तो ये मानने को तैयार नहीं थे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होना, ऑक्टेट रूल फॉलो करने वाली तो कोई बात आती ही नहीं। इसलिए उनने किसी भी एटम की, कहना चाहिए, स्टेबिलिटी पर कोई बात नहीं करी। उनने किसी भी एटम की स्टेबिलिटी पर कोई डिस्कशन नहीं करा कि व्हाई सर्टेन एटम्स आर ऑलरेडी स्टेबल वेयर एज देयर आर सो मेनी एटम्स व्हिच आर नॉट स्टेबल, व्हिच टेंड्स टू बिकम स्टेबल बाय एग्जीक्यूटिंग द ऑक्टेट रूल। बट वो क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, इसका कोई जिक्र, कोई बात नहीं की गई। तो कहना चाहिए स्टेबिलिटी पर कोई बात नहीं की गई, कोई एटम क्यों रिएक्ट करेगा उस पर कोई बात नहीं की गई। सेकेंड डिमेरिट था। थर्ड डिमेरिट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फेल्स इफ डिफरेंट आइसोटोप्स आर यूज्ड। बहुत बढ़िया। अगर किसी के डिफरेंट आइसोटोप्स हमने इस्तेमाल कर दिए तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन लागू नहीं होगा। मान लो मैंने कार्बन और ऑक्सीजन का भी आपको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में बताया था कि कार्बन और ऑक्सीजन का फिक्स्ड रेशियो होता है, 3:8 का वो रेशियो होता है कार्बन डाइऑक्साइड में मास का। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन का कोई दूसरा आइसोटोप ले लूं, आइसोटोप मतलब हम इसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, 2 एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मासेस डिफरेंट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं।
दो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास जो होगा वो डिफरेंट होगा, दे आर कंसिडर्ड टू बी आइसोटोप्स, एक दूसरे के आइसोटोप्स होंगे। तो ऑक्सीजन के जैसे दो आइसोटोप्स, एक ऑक्सीजन 16, एक ऑक्सीजन 18, एक 16 मास वाला, एक 18 मास वाला। 16 मास के साथ तो वो एक फिक्स रेशियो दे रहा है 3:8 का, लेकिन जब हम ऑक्सीजन ही लेते हैं तो एटम तो एक ही है, मतलब एलिमेंट तो एक ही है, उसमें ऑक्सीजन 18 वाले के साथ उसका रेशियो कुछ और आएगा, 12:18 आ जाएगा। एंड 12:18 अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इट विल बिकम 6:9। 6:9 को भी अगर हम करेंगे सिंप्लीफाई, 12:18 है तो इट विल बिकम 6:9, उसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2:3, तो जो रेशियो आएगा वहां पर 2:3 का आएगा, राइट। 3 से काटेंगे तो इट विल बी 2:3, तो 2:3 का रेशियो आ रहा है और वहां 3:8 का रेशियो आ रहा है। ये रेशियो तो बदल गया ना, जबकि डेफिनेट प्रोपोर्शन में कहा था अगर एलिमेंट सेम है तो रेशियो नहीं बदलेगा, लेकिन एलिमेंट में अगर एलिमेंट सेम रखकर हमने आइसोटोप से ले लिया, आइसोटोप तो एलिमेंट तो सेम है ना, ऑक्सीजन ही है, लेकिन आइसोटोप ले लिया तो फिर यहां पर फेल हो गया वो। इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए डेल्टन साहब। डेल्टन साहब ने एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लेकिन आइसोटोप्स के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन नहीं किया था, ना कर पाए, वहां वो फेल हो गए। तो ये डीमेरिट्स थे किसके, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के। इसके अलावा ये मेन पॉइंट्स थे कि एटम को जो इन्होंने इनडिविजिबल बोला था, इट इज नो लॉन्गर एन इनडिविजिबल पार्टिकल, रादर इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मेजरली। उसके अलावा मीजॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रिनो, अल्फा, बीटा, गामा, ऐसे 34 पार्टिकल्स हैं, लेकिन मेजरली वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड हो सकता है। इस बात का इल्म, इस बात की भनक जॉन डेल्टन साहब को नहीं थी, इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि कई बातें थी, जैसे जो अच्छी बातें थी वो इससे निकाली गई, वो इससे जानी गई, लेकिन कई ऐसी बातें थी जिनको हम एज अ थ्योरी नहीं मान सकते थे, इसलिए एज अ थ्योरी रिजेक्ट हो गए। लेकिन इनके कुछ पॉइंट्स आज भी हम मानते हैं, आज भी हम लेकर चलते हैं कि डेल्टन साहब ने कुछ पॉइंट्स दिए थे, इसलिए भी रीजन है कि हम इस थ्योरी को आज तक पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स इसके आज तक वैलिड हैं, टिल टुडे लिखा था, टिल टुडे ये कुछ पॉइंट्स है जो आज तक वैलिड है। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लें डीमेरिट्स का भी एक बार, क्योंकि यहां पर पूरे तरीके से डीमेरिट्स कंप्लीट हो गए, पूरे तरीके से हमने डीमेरिट्स देख लिए। ओके, तो दिस वाज अबाउट द डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड इट्स डीमेरिट्स, और यहां पर पूरे तरीके से हमारी पहली एटॉमिक थ्योरी डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है, पूरे तरीके से हमने डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को निपटा लिया। बाकी अगले वीडियो में अब हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, क्योंकि ये तो तय हो गया था कि अब एटम जो है वो इंडिविजिबल नहीं रहा, जो एटम है वो अब सबसे छोटा पार्टिकल नहीं रहा, अब उससे भी छोटे पार्टिकल्स आ गए, क्योंकि एटम को अब फर्दर डिवाइड कर लिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह में, उसको फर्दर सब डिवाइड कर लिया गया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अब पूरी तरीके से डेल्टन एटॉमिक थ्योरी की व्याख्यान को गलत, और आगे कैसे इसको हमने साबित किया उस पर हम आगे बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो, आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, CUET की तैयारी कर रहे हो, RRB, SSC, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, जैप, कैब, या बोर्ड स्पेसिफिक यूपी बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, या CBSE बोर्ड के लिए पढ़ना चाह रहे हो, NTSE ओलंपियाड, अगर आप जूनियर क्लासेस में हो तो NTSE ओलंपियाड की तैयारी करना चाह रहे हो, इनमें से आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर आना है या मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर आना है, जहां पर इनका कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है। बस आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है और पढ़ाई शुरू करनी है। यहां पर आपको थ्योरी मिल जाएगी, यहां पर आपको शीट्स मिल जाएंगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का सेशंस मिल जाएगा, प्रीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए वो सारे मिल जाएंगे, वन शॉट रिवीजन सीरीज मिल जाएगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव सेशंस डाउट क्लियरिंग के आपको मिलेंगे, साथ ही आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए ₹1 आपको खर्च नहीं करना, 100% फ्री एजुकेशन है जो मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर मिलती है। क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, क्वालिटी कंटेंट मिलता है और 100% फ्री एजुकेशन आपको मिलता है। 100% फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर आपको मिलता है। तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आज आप देखोगे कि आप ऑफलाइन में लाखों, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख फीस खर्च करते हो, ऑनलाइन में भी अगर आप कोर्सेज देखोगे तो 20,000, 25,000, 10,000, 12,000 ऐसे कोर्सेज का कॉस्ट होगा, जहां मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है और इतनी सारी चीजें दे रहा है जो शायद उनके पेड कोर्स में भी नहीं है।
उससे ज्यादा चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। और वेबसाइट पर आप जाओगे तो वेबसाइट पर एक एक्स्ट्रा एज ये है कि आपको पूरा कोर्स जो है वो स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेगा। यूट्यूब पे तो नहीं, तो क्या होता है, शीट्स के लिए आपको कहीं ढूंढना पड़ सकता है, टेस्ट सीरीज के लिए आपको अलग जाना पड़ेगा वेबसाइट पर। तो इससे अच्छा आप क्या करो, एक ही वेबसाइट क्लिक लो, बुकमार्क कर लो इसको, और magnetbrains.com इस पर जाओगे, इसके सारे लेक्चर्स आप मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से, डेस्कटॉप से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। हैसल फ्री आप बिल्कुल अपनी तैयारी कर सकते हो, एकदम बिना किसी फीस के, बिना किसी पैकेज के, बिना किसी कूपन कोड के, बिना किसी सब्सक्रिप्शन अमाउंट के आप 100% फ्री एजुकेशन ले सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक चैनल की अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करें चैनल तक, लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड करें इस चैनल का, लोगों को बताएं इस चैनल के बारे में और उनको भी सब्सक्राइब करने को बोले। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।